Hello friends, today we will discuss one important topic that is preamble of Indian Constitution. आपने बचपन से बहुत सारी बुक्स में और बहुत जगह अगर आप विजिट किए होंगे नेशनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में तो वहाँ आपने देखा होगा अपना प्रियम्बल हमेशा लिखा रहता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर ऑल सिटीजन। ये बेसिक स्टार्ट है प्रियम्बल का। लेकिन अगर आप प्रियम्बल समझ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रियम्बल का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कहाँ था, ये प्रियम्बल बना कहाँ से। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रियम्बल का जो बेसिक जो भी है वो अपन धीरे धीरे पूरी वीडियो में समझते रहेंगे, लेकिन हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल को समझना। आपको पता होगा जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो रहा था नेहरू जी के द्वारा अपने पार्लियामेंट में, जो ब्रिटिश के अंडर थी उस टाइम पे 1946 में, तो वहाँ पे नेहरू जी कुछ चार्टर लेके आए थे और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे। तो उन्हीं पॉइंट में से कुछ हमने अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने प्रियम्बल में, है ना। और प्रियम्बल जनरली होता क्या है कि प्रियम्बल एक प्रीफेस होता है ना। मतलब जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स है, सब पार्ट्स है, सब क्लॉजेज है, तो उसको क्या होता है ना कि एक वो देना होता है कि चैप्टर का नाम दे दिया, है ना। और उस चैप्टर का एलिब्रेशन जब आप उस चैप्टर पहुंचोगे तो आप पढ़ते हो, है ना। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होता है प्रियम्बल, है ना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन इस प्रियम्बल में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मेरे अकॉर्डिंग आपको सबको पता होना चाहिए अपने प्रियम्बल के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें ये था कि इंडिया हमेशा इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक रहेगा। इसका जो इंडिपेंडेंट सोवरेन मतलब है कि हमें किसी का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं चाहिए, है ना। और थ्रू आउट दी वीडियो अपन समझेंगे सोवरेन का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक मतलब क्या होता है ना। और दूसरा पॉइंट उसमें ये था कि जो टेरिटरी रहेगी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहेगी रिपब्लिक की और अपने सोवरेन राइट्स की, वो मतलब हमेशा है, मतलब किसी का प्रेशर नहीं रहेगा उसके ऊपर, है ना। हमारे राइट्स है तो ये रहेंगे, है ना। और इसको मतलब दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि जैसे दूसरे पॉइंट्स है इसमें, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब टर्म्स है ना प्रियम्बल में, जो उस टाइम भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझ रहे इसको, तो उस टाइम भी नेहरू जी ने अपने चार्टर में ये सब चीज़ें डाली थी जो आज अपने प्रियम्बल में हुआ। तो जब प्रियम्बल का स्टार्ट होता है तो प्रियम्बल जब हम स्टार्ट करते हैं वी द पीपल से करते हैं, है ना। और उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें, जैसे कि उसमें जस्टिस है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फिटर्निटी है ना। तो जैसे आपको पता है कि जस्टिस क्या होता है, जस्टिस मतलब आपको सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस तीनों होना चाहिए। मतलब ये सिंपल ही बताया गया है प्रियम्बल का कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। कोई भी चीज़ होगी इंडिया में, वो इंडिया का जो भी संविधान है वो हमारे लोगों के द्वारा ही चल रहा है ना। तो जैसे और जस्टिस है, जैसे वहाँ पे बहुत सारे टाइप होते हैं प्रियम्बल के, जैसे जस्टिस मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें 3 तरीके की जस्टिस अपन को चाहिए होता है इंडिया के लोगों के लिए, पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए। जैसे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, है ना, कि आपको इलेक्शन लड़ने की भी आज़ादी हो यहाँ पे, है ना। हमें इकोनॉमिक फ्रीडम भी होनी चाहिए, हमारे जो अधिकार है सोशल सोसाइटी को सर्व करने के, वो सब होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे लिबर्टी है, तो लिबर्टी अपन किससे जज करेंगे, किससे समझेंगे कि प्रियम्बल में लिबर्टी को क्यों इंक्लूड किया गया है। क्योंकि हमारे एक थॉट होते हैं, हमारे कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, बिलीव होते, फेथ होते, वर्शिप होती है कि हम किसी की पूजा कर सकते हैं, फेथ है कि हम इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, बिलीफ है ना। ये सब लिबर्टी के अंदर आते हैं प्रियम्बल में, है ना, लिबर्टी का पार्ट है। और जैसे इक्वलिटी है, तो हमें समाज में एक समान अधिकार होना चाहिए, है ना, स्टेटस में भी, एंड अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए समान लोगों की कोई भी चीज़ को कुछ करने की, ठीक है ना। और हम इसको प्रमोट करेंगे हमेशा, ये बेसिक है। लेकिन फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है कि हमें डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, हमें अपने इंडिविजुअल की जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उसकी भी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, हमारे नेशन की भी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। हमारे अगर कोई भी देश के ऊपर या फिर हमारे नेशन के ऊपर कोई भी अगर एक्सटर्नल प्रेशर किसी भी चीज़ को हमको बोलने की, मतलब कोई प्रेशराइज कर रहा है किसी वे में या फिर कोई अटैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, तो हमें अपनी डिग्निटी मेंटेन करने का अधिकार है ना। हमें आपस में किसी के साथ भी किसी को गलत कुछ इस तरीके से नहीं बोल सकते, क्योंकि हर इंडिविजुअल की डिग्निटी होती है, ऐसे समझ सकते हो। और ये अडॉप्ट कब किया गया था, ये प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, है ना। ये बेसिक मैंने प्रियम्बल के बारे में बताया। लेकिन जो प्रियम्बल का जो फीचर है, जैसे मैंने अभी बताया वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या शो करता है, ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी शो करता है ना। कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोर्स है कि किसी की अथॉरिटी का, है ना, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव हो रहा है ना। कि जो मेन पीपल है यहाँ के, वही पीपल ऑफ इंडिया है ना, जो एक अथॉरिटी है जो प्रियम्बल में बताया गया है ना। और यहाँ पे क्या है, कोई आउटसाइड पावर नहीं है, अब कोई किंग नहीं है कि वहाँ के उसके थ्रू ही ड्राइव हो रहा है पूरा पावर को, नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया वहाँ से ड्राइव हो रहा है पावर। और इंडिया का जो नेचर क्या है स्टेट का,
इंडिया का हमेशा एक नेचर रहा है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 जो पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले सोवरेन का मतलब जानेंगे कि सोवरेन का मतलब होता क्या है। अगर आप नहीं पढ़ा, सोवरेन मतलब होता है कि इंडिया किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ना ही किसी भी नेशन का डोमिनियन है। डोमिनियन मतलब कि जो भी पावर है उस नेशन के थ्रू ड्राइव नहीं होगी इंडिया में। इंडिया के पास सोल अथॉरिटी है किसी भी चीज़ को डिसाइड करने की, है ना, और वर्ल्ड लेवल पे अपनी बात रखने की, है ना। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है ना। जो पीपल है ना इंडिया के, उनमें उनके पास सुप्रीम राइट है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। मतलब और ये भी बोला गया कि कोई भी एक्सटर्नल पावर कोई डिक्टेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक ना। ये सोवरेन एक का मतलब होता है। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, जब से आपको पता होगा ये कांग्रेस पार्टी का जो अवधि सेशन था 1955 में, उसमें एक रेजोल्यूशन पास होता है कि सोशलिस्ट पैटर्न में एक सोसाइटी रन करनी चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है ना कि वेल्थ जो जनरेट होती है सोशली, उसको भी शेयर करेंगे इक्वली बाय सोसाइटी के द्वारा, है ना। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के तर्ज पर इसको डिवाइड किया था, है ना। लेकिन क्या होता है कि इंडिया का जो मॉडल है ना, मिक्स मॉडल है। सोशलिस्ट भी थे, लिबरल कैपिटलिस्ट भी था इसमें एक तरीके की। लेकिन ये तो बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन ये बस इतना जान लो इस टॉपिक के लिए कि इंडिया में मिक्स मॉडल चल रहा था, ठीक ना। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसका जैसे कुछ अपन सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव अगर डिसाइड करें तो अपन कुछ इसके पॉइंट भी पढ़ ही लेते हैं फिर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में, उसमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड मेंशन नहीं था, है ना, स्टार्टिंग से। बट 42nd अमेंडमेंट आया, उसमें सोशलिस्ट वर्ड को इंक्लूड किया गया है ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया में मतलब जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म एक टर्म है, इसका मतलब होता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब कम्युनिस्टिक सोशलिज्म भी एक टर्म होती है, बट उसका कोई यहाँ भी इस प्रियम्बल से लेना देना नहीं है। बट एक समझने के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है जानना कि मतलब कि जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं ना, उनका ये रहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर देना चाहिए और जो भी मीन एंड प्रोडक्शन हो रहा है उसको नेशनलाइज कर देना चाहिए। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक ना। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है कि वो मिक्स इकोनॉमी में वर्क करे, जैसे बोथ पब्लिक प्राइवेट्स को एग्जिस्ट करे एक साथ, है ना। ये इंडिया में जनरली यूज़ करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, है ना। इंडिया जो ब्रांड है अभी मैंने बताया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का पार्ट है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म का पार्ट है ना। इसमें क्या होता है ना कि इंडिया में मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म है, बट मार्क्सिज्म और गांधीज्म का पर्सपेक्टिव है, बट इसमें ज़्यादातर गांधी की फिलॉसफी इसमें थोड़ा टिल्टेड है। और जैसे तीसरा मतलब एक और वर्ड आता है इसमें सेकुलर, जो कि प्रेम्बल में दिया हुआ है। इसको कब ऐड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेकुलर सिटीजन के पास कंप्लीट फ्रीडम है कि किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकती है। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन को इक्वल बिलीफ एंड प्रैक्टिस का अधिकार है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई गारंटी नहीं है ना, कि पर्सन मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गारंटी पर्सन फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का इंडिया बस जो गारंटी नहीं देता अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के लिए, बट इंश्योर भी करता है कि फ्रीडम फॉर वन हु हैज़ नो रिलीजन, कि उसके पास भी अधिकार है इंडिया में पूरे जो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1974 में कि वर्ड जो सेकुलर स्टेट है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है आर्टिकल 25 to 28 में, बट वो गारंटी देता है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, ठीक ना। इसको मतलब ऐसा बोला गया। इसका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है कि ऑल रिलीजन जो रहते हैं ना, पॉजिटिव क्या है ना कि ऑल रिलीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट, है ना। कि मतलब ऐसा पॉजिटिव में मतलब जो भी रिलीजन है जो स्टेट पूरा सपोर्ट करेगा उसके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म में होता है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, मतलब वहाँ पे सेकुलर डिवाइडेड है ना, कि चर्च के मैटर और स्टेट का मैटर दोनों ही अलग अलग रहता है, ठीक ना। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, तो इसका क्या मतलब होता है, पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, ठीक ना। लेकिन इसमें भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी एक पार्ट आ जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि पीपल खुद एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पावर, कि वोट दे सकते हैं, जैसे रेफरेंडम कर सकते हैं, इनिशिएट, रिकॉल, प्लेबिसाइड, मतलब ये जनरली टर्म है। इसमें क्या होता है जनरली कि कुछ इनिशिएट कर रहे हैं, जैसे कोई इलेक्ट हो गया है ना, तो वहाँ के लोग इलेक्ट कर रहे हैं कि यह किस चीज़ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको निकाल देते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके रहे, फिर उसके बाद प्लेबिसाइड होता है, रिकॉल होता है ना। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी
भी है एक है। इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, कि वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंट को इलेक्ट किया जाता है। इंडिया में क्या होता है ना कि अपन वोट तो देते हैं, बट हम वोट दे रहे हैं लेकिन हम वोट रिप्रेजेंटेटिव को दे रहे हैं, वो हमारी बात पार्लियामेंट में रखता है, ठीक है ना। और जनरली डेमोक्रेटिक का जो वर्ड है उसमें बहुत सारे फीचर्स है जो आपको पता होना चाहिए इसमें, जैसे यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड आर दी मैनिफेस्टेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ पॉलिटी। मतलब सिंपल है कि डेमोक्रेसी अगर है तो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए जुडिशरी का, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और इंडिया में जो डेमोक्रेसी हमेशा यूज़ होती है प्रेम्बल में, हम प्रेम्बल के परस्पेक्टिव बात कर, लेकिन जो मैंने बताया बैकग्राउंड दिया था थोड़ा सा, तो इसमें जो टर्म है डेमोक्रेसी का वो हमेशा यूज़ हुआ है प्रेम्बल में, है ना। तो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के तर्ज पे हुआ है, ठीक ना। तो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते हैं, उसका मतलब सिंपल से है कि इंडिया मतलब यहाँ के लोगों के पास लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है, ओके, कि कुछ भी चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, बट किसी को वो नहीं कर सकते, किसी का अगेंस्ट में आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते जो उसको डिफेम करे, ऐसा कुछ। रिपब्लिक मतलब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में क्या आता है, एक मोनार्की आता है। मोनार्की का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट एंजॉय हेरिडिटी पोजीशन, जैसे ब्रिटेन में एलिजाबेथ चल रही थी अभी, ठीक है ना, कि हेड ऑफ द स्टेट एंजॉय करता है हेरिडिटी पावर, जैसे कि 1600 से ब्रिटेन में कोई ना कोई महारानी उसके ही हेरिडिटी में ही लोग वहाँ पे राजा बन रहे थे और वहीं से पावर ड्राइव होता था। रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता कि हेड ऑफ द स्टेट हमेशा इलेक्ट होता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली और फिक्स पीरियड के लिए, जैसे यूएसए में है, ठीक ना। तो जैसे पुतिन है, सॉरी जैसे ट्रम्प 4 साल के लिए बनता है ना, तो वहाँ पर रिपब्लिक वर्ड उसको बोलते हैं कि कोई भी जो वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट है वो हमेशा वो होगा, इलेक्ट होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन इंडिया के पास ऐसा है कि इंडिया में इलेक्टेड हेड जो होता है प्रेसिडेंट होता है, बट ही इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड ऑफ 5 ईयर के लिए होता है। जैसे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो इलेक्टेड हेड है ना, बट यहाँ की जनता ने उनको नहीं चुना है, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको हमने चुना उनने वहाँ चुना है, ठीक है, इनडायरेक्टली। और रिपब्लिक के दो मतलब भी होते हैं कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी पीपल के हाथ में है, किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। ये क्या होता है रिपब्लिक का, ये पहला मीनिंग होता है। दूसरा होता है कोई एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, है ना, कि किसी भी क्लास को वैल्यू एब्सेंस होना चाहिए, कोई भी प्रिविलेज क्लास को। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक ऑफिस है ना एवरी सिटीजन के लिए खुले बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का। जस्टिस मतलब प्रियम्बल हमेशा प्रियम्बल आपको प्रोवाइड्स कराता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस थ्रू एफआर और डीपीएस। मतलब हमारे कुछ आर्टिकल है जो फ्रीडम ऑफ जस्टिस को डिफाइन करते हैं, और डीपीएस में भी कुछ टर्म्स है ऐसे। सोशल जस्टिस का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स। तो सोशल जस्टिस आपको पता ना कि समाज में जितनी भी अधिकार है ना, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता किसी भी पैमाने में, है ना। आर्टिकल 15 में भी मेंशन है। इकोनॉमिक जस्टिस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर। सब उसकी गरीबी कोई अमीर है, लेकिन इंडिया में कुछ राइट्स है, जैसे कि आपको नेशनल पार्क में विजिट करना है तो कोई भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी में कोई पुअर गरीब, कोई पुअर रिच, कोई भी जा सकता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये वैसे जॉन रॉल्स की थ्योरी का पार्ट है, बट इसमें क्या होता है ना, दो लोग का कॉम्बिनेशन होता है, इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस का, है ना। और यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस हमें बताया कि इंडिया के लोगों के पास मतलब राइट्स है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। फिर होता है एब्सेंस ऑफ लिबर्टी और इक्वलिटी का मैं बताता हूँ, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे एब्सेंस, इक्वलिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब इक्वलिटी का मतलब है कोई भी जो हायर क्लास है ना, तो उसको ज़रूरी नहीं कि स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए, है ना। यहाँ पे मतलब पूरे प्रोविज़न दिए हुए, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी है पूरे इंडिविजुअल की जो भी इंडिया में रह रहा है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, और जितने भी लोग इंडिया में, जितने भी सिटीजन इंडिया की, सब कुछ इक्वल है बिफोर द लॉ। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ वर्क करता है। ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वलिटी मस्ट बी एंडेड, है ना, जो पहले से चली आ रही थी ना सोशल इनइक्वलिटी, वो एंड हो चुकी है अपने प्रियम्बल। ये इतना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो गवर्नमेंट हमेशा इंश्योर करता है इस चीज़ को कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, है ना। प्रियम्बल एम्ब्रेस 3 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। प्रियम्बल के अकॉर्डिंग हमें पास 3 टाइप की अभी इक्वलिटी है, जैसे सिविक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक है। सिविक इक्वलिटी मतलब 14, 15, 16, 17 आर्टिकल, जैसे रूल ऑफ लॉ आ गया 14 में कि आप, और 15 में आ गया कि आप पे कोई भी राइट ऑफ इक्वलिटी का पार्ट है सिविक, है ना, कि आपके पास किस किस चीज़ों में समान अधिकार है, राइट्स है ना। पॉलिटिकल इक्वलिटी आर्टिकल 325 में कि आपके पास इलेक्शन कमीशन के थ्रू मतलब आपके पास मतलब राइट है कि किसी को भी वोटिंग करने का, राइट टू वोट बोल सकते हो, है ना।
है ना। इलेक्ट्रोकल रोल में आपको कोई भी मतलब बाहर नहीं कर सकता कि रिलीजियस रेस और कास्ट देख के। 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी आपको दिया हुआ है। डीपीएस भी आर्टिकल 39 में सिक्योर मैन वुमेन इक्वल राइट टू मीन लिवलीहुड इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क। मतलब आर्टिकल 39 ऑफ डीपीएस भी सिंपली सेज दैट मैन एंड वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी है किसी भी वर्क में इक्वल पे देने की, है ना। मतलब एक मैन और वुमेन को इक्वल पे मिलेगा। जैसे फेटर्निटी का मैंने अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट है प्रेम्बल के फेटर्निटी वाले पार्ट में। उसका सिंपल मतलब होता है इट मीन सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है ना। मतलब भाईचारा बना रहे देश में, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि किसी से लड़ रहे, मतलब ये एक स्मूथ पीस ऑफ उसके लिए होता है, ठीक ना, कि पीसफुल रहे कंट्री हमेशा। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा प्रमोट करता है इस चीज़ को कि फेटर्निटी बढ़े इंडिया के लोगों में, फीलिंग उस चीज़ की, है ना। जैसे कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप दिया है तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया डाइवर्स कंट्री है बहुत ज़्यादा और तरह तरह के लोग रहते हैं। तो इंडिया ने इस चीज़ को हमेशा माना कि एक सिटीजन देंगे तो इंडिया में एक यूनिटी रहेगी, है ना। आर्टिकल 51 शेष देते कि एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मनी इन ब्रदरहुड। मतलब ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का भी पार्ट है कि हमें भाईचारा बना के रखना, फिटर्निटी मेंटेन करनी है। और इंटीग्रिटी वर्ड कभी मेंशन नहीं था, लेकिन 42 सेकंड अमेंडमेंट में सोशल सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक ना। जैसे आर्टिकल 1 है, हमेशा बोलते हैं इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, बस स्टेट हैव नो राइट टू सीसीड फ्रॉम द यूनियन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। जैसे कि प्रियम्बल का हमने इतना सारा प्रियम्बल का था, हमने हिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिराइव हुआ, चलो इसके बारे में एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं कि प्रियम्बल का क्या हुआ था, ठीक ना। ये जो भी हमने पढ़ा भी सिंपल ये था। अब एक आता है बेरुवारी केस। बेरुवारी केस में क्या होता है कि प्रियम्बल के एक से ज़्यादा मीनिंग निकाले गए और इंटरप्रिटेशन बहुत हुए प्रियम्बल के, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बेरुवारी केस में ये बोला, है ना। क्या होता है जैसे आप पढ़ रहे हो, आपने तो पढ़ लिया कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ पढ़े तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा, बट प्रियम्बल वाज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है। बेरुवारी केस में ये क्यों बोला था आगे भी इस चीज़ को हुआ था, लेकिन केशवनाथ भारती भी केस आया, उसने बोल दिया अर्लियर ओपिनियन जो था बेरुवारी केस का कि जो प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रीचेंज किया, बोल दिया प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रिटेड इन लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस इन प्रियम्बल। प्रियम्बल का पार्ट तो मान लिया था इसको, ठीक है, पहले नहीं माना था बेरुवारी केस में, लेकिन केशवनाथ भारती ने प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। बट इसमें ये भी है कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है प्रियम्बल। बेसिक स्ट्रक्चर आपको केशवनाथ भारती जजमेंट से आया था, तो इसमें प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है ना। अब जैसे LIC ऑफ इंडिया का केस आया था 1995 में, इसमें बोला सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ। इसने दोबारा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सपोर्ट किया कि प्रियम्बल जो है ना इंटीग्रल पार्ट है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का, बट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ना। इसमें कोई रीज़न क्या दिया था कि प्रियम्बल एट दी एंड मतलब प्रियम्बल इंश्योर करता है, कन्फर्मिटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन को कि कब अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, है ना। ये नॉन जस्टिशिएबल भी है। प्रियम्बल क्या है, नॉन जस्टिशिएबल भी है, नॉट इन्फोर्सिबल है। इट्स नाइदर सोर्स ऑफ पावर नॉट प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ये मतलब इंडिया की जो लेजिस्लेचर है ना, उसके बाद इंडिया के लेजिस्लेचर जो है ना सोर्स वहाँ से मतलब बोल नहीं सकते जब वो लॉ बनाए कि प्रियम्बल के थ्रू हम इसको पास कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि प्रियम्बल के पास कोई सोर्स नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, ठीक ना। और प्रोहिबिट करता है पावर ऑफ लेजिस्लेचर के इस चीज़ को, ठीक ना, क्योंकि ये जस्टिशिएबल भी नहीं है और इन्फोर्सिबल भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड कर सकते हैं, यस प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, जैसे कि 76 में किया था ईयर में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 3 वर्ड सोशल सेकुलर इंटीग्रिटी, है ना। ये जो मैंने बोला ये बेसिक एक पूरा बोले तो एक पूरा प्रियम्बल समझाया मैंने इस टॉपिक के बारे, है ना। और इसमें चीज़ें आपको कुछ क्लियर हुई होगी और नेक्स्ट टॉपिक हम कल लेके आएंगे। और अभी तक जो भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ा वो एक डिटेल एनालिसिस दिया मैंने, बट आप इस PDF को चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज पॉइंट में है और होपफुली नेक्स्ट टाइम अपन पढ़ते कुछ और। थैंक यू वेरी मच।